हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की एक और डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। प्रीवियस सेशन में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। मतलब हमने ये समझ लिया था कि एग्जैक्टली किस तरीके से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, इंजेशन स्टेप में क्या होता है, डाइजेशन कैसे होता है फूड के वेरियस कंपोनेंट्स का, राइट, देन अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, इन सारी ही स्टेप्स को हमने एकदम डिटेल में जा कर के डिस्कस कर लिया था। अब इससे पहले कि हम अपने चैप्टर में और आगे बढ़ें और कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करें, मैं ये चाहती हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक हम फिनिश कर चुके हैं उसी टॉपिक के ऊपर हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। और इसीलिए आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर 6 और यही तो है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और बिल्कुल करेंगे डीपीपी नंबर 6। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, इससे पहले कि हम अपनी आज की इस डीपीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिलसिला शुरू करें, मैं सबसे पहले बात करना चाहती हूँ उन बच्चों से जो पहली बार हमारे साथ इस सेशन में आज जुड़े हैं। मतलब कि वो बच्चे जिनको शायद अभी तक ये नहीं पता है कि उन्हें टॉपिक वाइज डीपीपीज कहाँ से मिल सकती हैं। तो वो बच्चे मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनेंगे। बेटा, मेरे हर एक वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो लेक्चर में पढ़ाए गए टॉपिक की डीपीपी को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, ये जो हम आपको टॉपिक वाइज डीपीपीज प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, ये हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। मतलब कि इन डीपीपीज के हम आपसे चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं। तो हर एक वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक होगी और उस लिंक के थ्रू आप टॉपिक वाइज डीपीपी को डाउनलोड कर सकते हो। डीपीपी को डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए गए सवालों को सबसे पहले आप अपने लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश किया करो। फिर जो सवाल नहीं बने हैं या जिनमें कुछ डाउट हैं, तो अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप नेक्स्ट डे उस डीपीपी का सल्यूशन वाला वीडियो भी देख ही लिया करो। तो कुछ इस तरीके से हम अपने पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं, हर दिन नया टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम नेक्स्ट डे कोई नया टॉपिक पढ़ें, प्रीवियस लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ चुके रहते हैं उस टॉपिक की हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं डीपीपी के थ्रू। तो यही है हमारे पढ़ाई करने का तरीका, पैटर्न। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी को देना चाहती थी, दे दी है। और अब एक काम करते हैं, वापस से अपनी इस डीपीपी के ऊपर आ जाते हैं। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा है, तो अब ज़रा देख ही लेते हैं कि ये पहला सवाल हमसे पूछना क्या चाह रहा है। If salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity or you can say buccal cavity will be affected? बहुत बढ़िया सवाल है ये। जिस बच्चे ने मेरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वाला लेक्चर लगा लिया होगा उससे ये सवाल बिल्कुल ऐसे चुटकियों में बन गया होगा। देखो, मैं समझा देती हूँ। ये बात तो मैंने आपको पढ़ाई दी है कि हमारी बकल कैविटी के अराउंड 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, है ना। अब देखो, एनसीईआरटी यहाँ पर खेल जाती है। एनसीईआरटी ये तो बताती है कि हाँ बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, पर कितने होते हैं ये एनसीईआरटी नहीं बताती। कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है। तो अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हमारी बकल कैविटी के अराउंड 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है? ऐसे ही फिस फिस करके सलाइवा निकालते हैं। सलाइवा का मैं आपको कॉम्पोजिशन भी पढ़ा चुकी हूँ और कॉम्पोजिशन पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में सक्षम होता है। एक ऐसा एंजाइम जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है वो पाया जाता है हमारे सलाइवा में, और उस एंजाइम का नाम क्या होता है? अमाइलेज। और क्योंकि ये एंजाइम अमाइलेज सलाइवा में पाया जा रहा है,
इसलिए इसका पूरा नाम हम रख देते हैं सलाइवरी अमाइलेज। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सलाइवरी अमाइलेज, मतलब कि अगर आप सपोज किसी से बात कर रहे हो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम की, तो आपको वहाँ पर उसको बताना नहीं पड़ेगा कि देखो ये एंजाइम जो है अमाइलेज ये सलाइवा में पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसका पूरा नाम है ना एंजाइम का, ये नाम एंजाइम की लोकेशन या उसका पूरा एड्रेस ही बता देता है कि सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम, ऐसा अमाइलेज एंजाइम जो कहाँ पाया जा रहा है या जो कहाँ पाया जाता है, सलाइवा में। तो जो नाम है ना वही पूरे एंजाइम का एड्रेस, उसकी लोकेशन जो है ट्रैक करके आपको दे देता है। ठीक है, हाँ जी। तो जैसा कि हमने देखा कि ये क्या करता है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। किस में कर देता है? एकदम स्मॉलर सिंपलर यूनिट्स में, मोनोसेक्राइड्स में नहीं, डाइसेक्राइड में, है ना। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं और उस खाने में जो स्टार्च होता है या जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम तोड़ करके रख देता है। किसमें? माल्टोज में। माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड है। ठीक है। और हाँ, जितना भी हमने मतलब जो हमने खाना खाया है उसमें जितना भी स्टार्च है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, पूरा का पूरा ये नहीं कर पाता डाइजेस्ट। हमने जितना भी खाना खाया उस खाने में जितना भी स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है, उसका केवल 30%, हमारे खाने में जितना भी स्टार्च था ना बेटा, उसका केवल 30% ही ये डाइजेस्ट कर पाता है इनटू माल्टोज। 100% नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि मान लो कि एक इंसान आया मेरे पास, सपोज आप डॉक्टर बन गए हो, ठीक है, आगे जा कर के फ्यूचर में आपके पास एक पेशेंट आया आपका कि डॉक्टर साहब मुझे आज ये पता चला है, मैंने लेटेस्ट डिस्कवरी करी है कि मेरे सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज नहीं है, तो अब बताओ क्या होगा, क्या मैं मर जाऊँगा? ऑब्वियसली वो मरेगा तो नहीं, बट हाँ, अगर मान लो कि एक ऐसा पेशेंट आ रहा है आपके पास कि उसके सलाइवा में जो है सलाइवरी अमाइलेज ही मिसिंग है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो उसकी बकल कैविटी में फिर नहीं हो पाएगी। तो ऑब्वियसली यार ये एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है ना। और अगर यही नहीं होगा, बकल कैविटी में जो सलाइवा आ रहा है ना, अगर उस सलाइवा में ये एंजाइम ही नहीं होगा, अमाइलेज एंजाइम ही नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बकल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। भाई ये जो करता है, ये जो एंजाइम है ना, ये जो करता है, अगर ये नहीं होगा तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। जैसे मेरा काम है पढ़ाना, अब अगर मैं नहीं आऊँ तो क्या होगा? आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इजी। ऑप्शन ए, प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। नहीं, प्रोटीन कहाँ से आ गए? स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। ये बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि इसका तो काम ही है ना अमाइलेज का, स्टार्च तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना। तो अगर ये नहीं होगा तो बगल कैविटी में स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा इनटू शुगर्स। तो यही लग रहा है मुझे, ऑप्शन बी। लेकिन मैं हमेशा आपको क्या चीज़ सिखाती हूँ कि इससे पहले कि हम अपने फाइनल आंसर को टिक करें, मार्क करें और आगे बढ़ें, एक बार ना सारे ऑप्शंस को रीड कर ही लिया करो। मतलब देखो, अभी तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभी अपना कोई टेस्ट तो हो नहीं रहा है कि ये आपको जो है ना 20 मिनट्स के अंदर जो ना पूरा फिनिश करना है। आराम से टेक योर टाइम और हर एक ऑप्शन को, हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को आप एक बार मेरे कहने से ना रीड कर ही लिया करो। अभी से अपनी आदत बना लो ताकि फाइनल एग्जाम या प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स के टाइम पे जो ना आपको दिक्कत ना हो। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? फैट्स ब्रेकिंग इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। नहीं यार, इसका काम होता है स्टार्च को तोड़ना। फैट्स कहाँ से आ गए? अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, वो तो अलग ही लेवल पर पहुंच गए भैया ना। तो ए गलत, सी गलत, डी गलत, सबसे सही कौन सा है? बी। तो उसी को टिक करेंगे, मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। Where are proteins first digested in the alimentary canal? हमारी इतनी लंबी एलिमेंट्री कैनाल होती है। पूछा जा रहा है कि सबसे पहले प्रोटीन्स का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। ऑप्शन ए बकल कैविटी, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी पैनक्रियाज, या लास्ट ऑप्शन डी स्टमक। ये जो ऑप्शन ए है ना बेटा, बकल कैविटी,
ये बिल्कुल हमको उल्लू बनाने का काम कर रहा है। क्यों? इसके पहले वाले सवाल में हमने देखा था कि जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है ये हमारी बकल कैविटी में ही क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन शुरू कर देता है। वो अलग बात है कि 100% जो स्टार्च है हमारे खाने वो पूरा का पूरा ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। हमारे खाने में जितना भी स्टार्च होता है उसका केवल 30% ही ये सलाइवरी अमाइलेज जो है वो डाइजेस्ट कर पाता है, वो भी किसमें, इनटू माल्टोस। मैं काम करती हूँ, मैं इस चीज़ को ना लिख भी देती हूँ कि हमारे खाने में जितना भी स्टार्च होता है, बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स, जितना भी होता है उसका केवल 30%, ओनली 30% ये डाइजेस्ट कर पाता है किसमें, माल्टोज में। कौन? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। बेटा शॉर्ट में लिखा है, एस मतलब सलाइवरी अमाइलेज, समझ जाना, ठीक है। केवल 30%, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस सवाल से हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि यार स्टार्च का जो डाइजेशन है वो तो बकल कैविटी में ही शुरू हो जाता है, तो हो ना हो प्रोटीन का भी जो डाइजेशन है, प्रोटीन्स का भी जो डाइजेशन है वो हो सकता है कि बकल कैविटी में ही शुरू हो जाए। अरे ऐसे कैसे भैया, ऐसे कैसे शुरू हो जाएगा कहीं भी? प्रॉपरली एंजाइम तो होना चाहिए ना भाई। बकल कैविटी में तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम था, तो वो कर देता है बकल कैविटी में उसका डाइजेशन शुरू। लेकिन बकल कैविटी में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर तो हो नहीं पाएगा शुरुआत प्रोटीन्स के डाइजेशन की, तो इसको हटाओ। रही बात ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो देखो ऐसा है कि ये तो एनसीईआरटी भी बोलती है कि फूड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सबका अल्टीमेट या फाइनल जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन की आखिरी आहुति हम कहाँ देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में देते हैं, ये बात हमको पता है। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि शुरू कहाँ से होता है प्रोटीन्स का डाइजेशन। खत्म तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही होगा, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? तो डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब होगा बेटा ऑप्शन डी, स्टमक। याद करो, स्टमक में जो उसकी वॉल है, वॉल में पाए जाते हैं क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 तरह के सेल्स होते हैं, लिख दूं क्या? देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, म्यूकस सेल्स, चीफ सेल्स जिनको आप पेप्टिक सेल्स भी बोल सकते हो, एंड देन पेराइटल सेल्स जिनको आप ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ये 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। और ये क्या करेंगे फिर, अपना अपना सेग्रेशन निकालेंगे। ये निकालते हैं क्या, म्यूकस सेल्स, नाम से समझ में आ रहा है म्यूकस सेल्स है, तो क्या करेंगे, म्यूकस से निकालेंगे। चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स सेक्रीट करते हैं क्या, एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजन। एनसीईआरटी बोलती है पेप्सिन। पेप्सिनोजन और पेप्सिन में क्या फ़र्क होता है? कुछ नहीं बेटा, पेप्सिन एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिनोजन, ठीक है। और जो पेराइटल सेल्स हैं, जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, HCl निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है बेटा पेप्सिनोजन, ये अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और फिर वो पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन्स का डाइजेशन जो है फिर वो शुरू करेगा। प्रोटीन्स को वो तोड़ेगा, किस में, अमीनो एसिड्स में नहीं, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में, मतलब कि रिलेटिवली स्मॉलर यूनिट्स या फॉर्म्स में, है ना। तो ये तो हमको पहले से पता है कि हाँ भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्टीमेटली फाइनली फूड के हर एक कंपोनेंट का डाइजेशन तो कंप्लीट हो ही जाना है। लेकिन सवाल ये था कि शुरुआत कहाँ से होती है प्रोटीन्स के डाइजेशन की, तो बकल कैविटी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर तो कोई एंजाइम ही नहीं पाया जा रहा है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाला, है ना। पैनक्रियास तो बेटा वहाँ पर तो डाइजेशन होता ही नहीं है ठीक है, होता ही नहीं है डाइजेशन। एंजाइम्स भले ही होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लेकिन डाइजेशन वहाँ पर होगा ही नहीं, किसी भी फूड कंपोनेंट का नहीं होगा। तो इसको तो हटा ही दो। सबसे सही कौन सा है, ऑप्शन डी, स्टमक में होता है पेप्सिन एंजाइम, और यही क्या करेगा, एटलीस्ट प्रोटीन्स के
डाइजेशन को शुरू कर देगा, है ना। तब पे मैं लिख भी देती हूँ, प्रोटीन्स के ऊपर काम किया पेप्सिन ने और उसको कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज, फैट का बेटा अल्टीमेटली हो जाता है डाइजेशन, तो हमें अल्टीमेट या एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है? फैट डाइजेशन का। ऑप्शन ए अल्कलॉइड्स, ऑप्शन बी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी अमीनो एसिड्स, या लास्ट ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो मुझे लगता है इसमें तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। जब फैट्स का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमें एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ आवर फूड इज डाइजेस्टेड बाय एन एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा एज वेल एज इन पेनक्रियाटिक जूस? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोला जा रहा है? देखो, चार यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और चारों ऑप्शंस में आपको एक एक फूड कंपोनेंट दिया है। जैसे कि ऑप्शन ए में है प्रोटीन्स, ऑप्शन बी में है फैट्स, ऑप्शन सी में है मिनरल्स और लास्ट ऑप्शन डी में है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन चारों फूड कंपोनेंट्स में से एक ऐसा फूड कंपोनेंट चूज करना है जिसका डाइजेशन एक एंजाइम से होता है ऑब्वियसली, और वो एंजाइम सलाइवा में भी पाया जाता है और पेनक्रियाटिक जूस में भी पाया जाता है। मतलब एक ऐसा एंजाइम जो दो जगह पाया जा रहा हो, सलाइवा में भी और पेनक्रियाटिक जूस में भी, और वो एंजाइम जिस फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है उस फूड कंपोनेंट को यहाँ पर आपको चूज करना है, बताना है आपको। तो अगर आपको याद हो, याद क्या हो बेटा, अभी तो मैंने आपको रिवाइज करवाया ना कि सलाइवा का जब अपन कॉम्पोजिशन पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते मैंने आपको ये बताया था कि केवल एक ही मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, या वो छोड़ो, हमने अरे यार सलाइवरी अमाइलेज के बारे में अपन ने अभी देखा ना। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है। लेकिन क्या स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला अमाइलेज एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस में भी होता है? पेनक्रियाटिक बेटा जूस में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, याद करो। क्या ट्रिक बताई थी? एमी न्यू लिपस्टिक ट्राई करती है, बताई थी ये ट्रिक। एमी से आ जाएगा अमाइलेज, न्यू से आ जाएगा न्यूक्लियेजेस, लिपस्टिक के लिप से आ जाएगा लाइपेज, ट्राई से आ जाएगा ट्रिप्सिन या ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजन में क्या फ़र्क होता है? वही फ़र्क होता है जो पेप्सिनोजन और पेप्सिन में होता है। ट्रिप्सिन का एक इनएक्टिव फॉर्म होता है, मतलब ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है जिसका इनएक्टिव फॉर्म होता है ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, हाँ जी भाई। तो हम क्या बोल रहे थे कि एक ऐसा फूड कंपोनेंट जिसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सलाइवा में भी पाया जाए और पेनक्रियाटिक जूस में भी पाया जाए। तो हमने देखा था कि भाई सलाइवा में तो वो होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो क्या कर सकता है? स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि क्या फिर पेनक्रियाटिक जूस में भी होगा सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम? पेनक्रियाटिक जूस में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम नहीं होगा, लेकिन हाँ अमाइलेज एंजाइम ज़रूर होता है। और क्योंकि ये जो अमाइलेज एंजाइम है ये पाया जा रहा है पेनक्रियाटिक जूस में, तो फिर इस एंजाइम का नाम अपन क्या रख देते हैं? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। जैसे कि होता है सलाइवरी अमाइलेज जो पाया जाएगा सलाइवा में, वैसे ही होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि पाया जाता है पेनक्रियाटिक जूस में। तो यार ये तो मतलब हमें तो सवाल का जवाब मिल गया। क्या मिल जाएगा? ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि स्टार्च। यही तो है वो फूड कंपोनेंट जिसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सलाइवा में भी पाया जाता है और पेनक्रियाटिक जूस में भी पाया जाता है, एंड दैट इज अमाइलेज। क्लियर? चलो आगे बढ़े इसी खुशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। चूज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पेनक्रियाटिक जूस के फंक्शन इनमें से आपको चूज करने हैं। आ जाओ कर लेते हैं। ऑप्शन ए
ट्रिप्सिन डाइजेस्ट्स प्रोटीन्स एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को करेगा, तोड़ेगा, डाइजेस्ट करेगा, एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स को। अब पहली ही नज़र में ये जो ऑप्शन है, ये पढ़ते समय बच्चों को लगता है कि भैया यही तो है ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए ही तो है सही ऑप्शन, यही तो है हमारे सवाल का सही जवाब। तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्या दिक्कत की बात है मैम? बहुत ही आपने जो है ना आसान सा जो है वो दे दिया, क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए काम करते हैं। यहाँ पर अपन ने पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स लिखे थे ना, ये देखो। तो एंजाइम्स तो अपन ने लिख ही लिए थे। अब ज़रा ये भी देख लेते हैं ना कि ये एंजाइम्स किस किस चीज़ को डाइजेस्ट करेंगे। अमाइलेज के बारे में तो सबको पता चल ही गया है कि ये क्या करेगा, स्टार्च को करेगा या कार्बोहाइड्रेट्स को करेगा डाइजेस्ट, ठीक है। न्यूक्लियेजेस किसको करेगा? न्यूक्लिक एसिड्स को। बेटा हम जो भी खाना खाते हैं ना, स्पेलिंग देख लो ज़रा न्यूक्लिक एसिड की। अरे भैया क्या हो गया? हाँ, जो भी अपन खाना खाते हैं, जो भी अपन खाना खाते हैं, या तो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाते हैं या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनमें क्या होता है? डीएनए आरएनए होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो उन न्यूक्लिक एसिड्स को भी तो करना पड़ेगा ना डाइजेस्ट, तो उसके लिए क्या होता है? न्यूक्लियेसेस एंजाइम होते हैं। लाइपेज क्या करेगा बेटा? लाइपेज आप बोल सकते हो कि फैट्स को करेगा डाइजेस्ट। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होगा अपने एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन में, और वो ट्रिप्सिन क्या करेगा? वो ट्रिप्सिन पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस को तोड़ेगा इनटू अमीनो एसिड्स। जब अपन ने देखा था ना कि स्टमक में होता है कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। वो क्या करता है? प्रोटीन्स को तोड़ने की, डाइजेस्ट करने की शुरुआत कर देता है। तोड़ता है किसमें? पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस में। फर्दर पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस को अमीनो एसिड्स में कौन तोड़ता है? यही ट्रिप्सिन, है ना। तो चीज़ मैं पे लिख भी देती हूँ कि पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस को ये ट्रिप्सिन तोड़ देगा अमीनो एसिड में। शॉर्ट में लेकर जगह नहीं है, ए मतलब अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो फिर ये पढ़ने के बाद लगेगा कि नहीं मैम, नहीं इसको ऑप्शन तो जो है ना, मतलब वो ऑप्शन ए सही ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो सही लिखा है कि ट्रिप्सिन जो है डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन्स को, लेकिन लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं करेगा डाइजेस्ट। अमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट, लाइपेज नहीं करता है। तो मैम ये तो गलत है। अब हमें अपनी गलती रियलाइज हुई है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट्स इमल्सिफाइड फैट्स। अरे भैया ट्रिप्सिन का काम है पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस को तोड़ना इनटू अमीनो एसिड्स, मतलब बेसिकली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। तो ये कहाँ से पहुँच गया? वो इमल्सिफाइड फैट्स के ऊपर है, मतलब ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स, मतलब दोनों को ही बोल दिया कि दोनों ही मिलकर के क्या करेंगे? भाई बहन बिल्कुल मिलकर के फैट्स को जो है डाइजेस्ट करेंगे। ये भी सही नहीं है, क्योंकि ट्रिप्सिन करेगा क्या? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट। आप बोलोगे कि मैम लाइपेज का खैर यहाँ पर सही दिया था, फैट्स, लेकिन बेटा ये भी सही नहीं दिया था। क्यों? याद करो, हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है? फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, और फैट के इतने बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के ऊपर लाइपेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता है। वो बोलता है कि भैया मैं कर तो सकता हूँ फैट्स को डाइजेस्ट, लेकिन ये जो फैट के जो इतने बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स है ना, इसके ऊपर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले क्या करो? इन फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ो। तो फिर आता है क्या? लिवर का बाइल, जिसमें होते हैं बाइल सॉल्ट्स, और वो क्या करते हैं? फिर बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, जिसको अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। और फिर उन इमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर लाइपेज एंजाइम आकर के एक्शन करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम्हें ऑप्शन में लाइपेज दिखे तो हमेशा तुम वो वाला ऑप्शन ढूंढना जहां पर इमल्सिफाइड फैट्स लिखा हो। इमल्सिफाइड फैट्स लिखा हो। मान लो कि दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, एक में लिखा होता कि लाइपेज क्या करेगा? फैट्स को डाइजेस्ट करेगा, और एक में लिखा होता कि लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड फैट्स को करेगा डाइजेस्ट। तो कौन सा वाला ऑप्शन चूज करते? वो वाला जहां पर इमल्सिफाइड फैट्स लिखा हो।
दो स्टेटमेंट सही हूँ तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट हम चूज करेंगे, जो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, चल तो अब बचा क्या, ए बी सी तो गलत हो गया, डी बचा है ना, तो डी ही होगा सवाल का सही जवाब। देखो ट्रिप्सिन करेगा डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज करेगा मल्टीप्लाइड फैट्स को, बिल्कुल यही तो हम पढ़ रहे थे। ऑप्शन डी पे मार्क करो बेटा और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी अपन ने देखा था वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो पेराइटल सेल्स होते हैं जिनको अपन ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, HCl निकालते हैं। अब HCl का क्या काम होता है, ऑप्शन ए, अच्छा फर्स्ट स्टेटमेंट, इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव। सेकेंड, इट किल्स बैक्टीरिया विच में एंटर इन स्टमक विद फूड। तो इन दोनों में से क्या फंक्शन है HCl का। ऑप्शन ए बोलता है कि भाई केवल जो पहला वाला है ना ये बस यही फंक्शन है। बी बोलता है कि नहीं ये केवल ये फंक्शन है। सी बोलता है कि नहीं भैया दोनों ही फंक्शन है। डी बोलता है कि अरे दोनों में से कुछ भी नहीं है फंक्शन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। बेटा दोनों ही फंक्शंस होते हैं, ये दोनों फंक्शंस HCl के। वो जो मैं आपको बताती थी ना कि जो चीफ सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेप्सिनोजन एंजाइम निकालते हैं। वो पेप्सिनोजन बेटा एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म होता है, उसको एक्टिव करने के लिए HCl का होना ज़रूरी है। क्यों, पेप्सिनोजन बोलता है कि अरे यार हाँ मैं कर तो सकता हूँ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट, लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है, कल आके बात करना। मतलब वो एक्टिव मोड में कन्वर्ट ही नहीं होता। तो फिर क्या होता है, HCl आता है। HCl मस्त जो है पूरे स्टमक में अंदर एक एसिडिक मीडियम, एक एसिडिक pH जनरेट कर देता है, क्योंकि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो वो पूरे स्टमक में एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम या एसिडिक pH जो है क्रिएट कर देता है। और जैसे ही स्टमक के अंदर एसिडिक वो मीडियम क्रिएट हुआ तो पेप्सिनोजन फट से क्या होता है, अपने एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जहाँ वो अपने एक्टिव मोड में आए वहीं वो प्रोटीन्स का जो डाइजेशन है वो शुरू कर देगा। तो ये तो बेटा ज़रूरी होता ही है HCl पेप्सिन के एफिशिएंसी के लिए। नेक्स्ट, इट ऑल्सो किल्स द बैक्टीरिया विच में एंटर इन स्टमक विद फूड। अब हम खाते हैं रेडी के गोलगप्पे और आलू टिक्की वगैरह, है ना, तो उसमें क्या होता है, डिसीज़ कॉज करने वाले अलग अलग जर्म्स हो सकते हैं, है ना। तो अब तुमने खाना खाया है तो वो जो डिसीज़ कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो जर्म्स हैं, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं, स्टमक में आ सकते हैं। अब स्टमक में जैसे ही आते हैं उनका सामना होता है HCl से। HCl बोलता है कि आओ तुम्हारी हम बैंड बजाएं। तो HCl क्या करता है, उन डिसीज़ कॉज करने वाले जर्म्स को वहीं के वहीं मार गिराता है, तो फूड पॉइजनिंग हमको हर बार नहीं हो पाती है। तो दोनों ही फंक्शंस हैं, इसलिए ऑप्शन सी को मार्क करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। विलाई प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। हम सबको पता है कि बेटा इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है ना, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है उस लाइनिंग के कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं निकल आते हैं, और उन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। क्या काम होता है इनका। ऑप्शन ए बोलता है कि भैया ये जो विलाई होते हैं ये एंजाइम सेक्रेट करते हैं फॉर डाइजेशन। ओके। ऑप्शन बी बोलता है कि नहीं भैया ये जो विलाई है ना ये हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं। अच्छा। ऑप्शन सी, ये जो विलाई होते हैं ये डिक्रीज कर देते हैं अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया। ओके। और लास्ट ऑप्शन डी बोल रहा है कि अरे नहीं बंधु, ये जो विलाई होते हैं ना इंटेस्टाइन की वॉल पर या उसकी लाइनिंग पर, ये क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स ऑप्शन डी कि विलाई क्या करते हैं, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग के जैसे कि देखो ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये इसकी पूरी वॉल है और ये समझ लो इसकी लाइनिंग है, वॉल की लाइनिंग है। तो इसी लाइनिंग के बेटा क्या होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल आते हैं। ठीक है, विलाई की ओरिजिनल फोटो भी मैंने आपको दिखाई थी जब अपन बात कर रहे थे डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन स्टेप्स के ऊपर लास्ट लेक्चर में। जिस बच्चे ने पिछला वाला लेक्चर लगाया होगा उसको विलाई की असली फ़ोटो दिख गई होगी, है ना। ये देखो, तो ऐसे लाइनिंग के कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है से बाहर निकल आते हैं और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देना। तुमको मैंने पढ़ाया था कि देखो मान लो कि ये भी क्या है, एक इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये इसकी वॉल हो गई और ये इसकी लाइनिंग हो गई, वॉल की लाइनिंग हो गई, ठीक है। ये भी इंटेस्टाइन, ये भी इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन की वॉल, ये भी इंटेस्टाइन की वॉल, ये इसकी लाइनिंग, ये इसकी लाइनिंग। लेकिन देखो दोनों की लाइनिंग में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, यहाँ पर लाइनिंग पर विलाय है और यहाँ पर लाइनिंग पर विलाय नहीं है। तो तुम ही बताओ, अंदर ल्यूमेन में, इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में
जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उन न्यूट्रिएंट्स का बेटर तरीके से अब्जॉर्प्शन कहाँ हो पाएगा, ये वाली इंटेस्टाइन में या ये वाली इंटेस्टाइन में। आप बोलोगे कि मैम देखो ऐसा है कि माना कि इस इंटेस्टाइन की लाइनिंग में विलाय नहीं है, लेकिन जो लाइनिंग है वहाँ से भी तो न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन हो ही सकता है ना, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आ सकते हैं अंदर, है ना। इंटेस्टाइन की ल्यूमेन से निकल करके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वॉल के अंदर आ सकते हैं और फिर यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब्जॉर्प्शन थोड़ा सा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया में आप बोल सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन हो पाएगा। क्योंकि देखो ना, ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है इंटेस्टाइन की, ये दिख रही है लाइनिंग, ठीक है। अब मैं पूरा एक साथ ऐसे नहीं कर पाऊंगी, जितना कर रही हूँ उतने में समझ जाना, ठीक है। ये जो लाइनिंग है इंटेस्टाइन की, यहाँ से तो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होंगे ही होंगे, लेकिन लाइनिंग पर ये जो प्रोजेक्शंस निकले हैं बेटा विलाय, इनसे भी तो होंगे ना न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब। तो फिर ये तो होते ही है अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि अब्जॉर्प्शन बढ़िया तरीके से हो न्यूट्रिएंट्स का। ऐसा कोई भी न्यूट्रिएंट ना हो जो बना तो लेकिन अब्जॉर्ब ना हो पाए बॉडी में, ठीक है। तो ऑप्शन डी को मार्क करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो, अधिकतर सवालों के जवाब ऑप्शन डी ही लग रहे हैं मुझे, है ना। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सेल ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन बाय। सिंगल सेल जो होता है बेटा अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन कर पाता है? ऑप्शन ए एलिमेंट्री कैनाल से। अरे भैया सिंगल सेल बोल रहे हैं, एक ही सेल है, तो एक सेल एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से बना पाएगा? नहीं बना पाएगा ना, तो ऑप्शन ए को हटाओ। नेक्स्ट, फेगोसाइटोसिस, ये वर्ड कहीं सुना सुना लग रहा होगा, है ना। ऑप्शन बी में जो वर्ड है फेगोसाइटोसिस, ये कहीं सुना सुना लग रहा होगा। कहाँ लग रहा है सुना? याद करो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को पढ़ने के पहले हमने बात करी थी अमीबा की, और उसमें देखा था कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है। अमीबा क्या है बेटा? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो है, उसकी भी बॉडी में तो ले दे करके एक ही सेल पाया जाता है। तो वो जो एक सेल होता है अमीबा की बॉडी का, वो अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर लेता है कि नहीं लेता है? कैसे लेता है? फेगोसाइटोसिस के थ्रू। याद करो ना, वो अपने सूडोपोडिया निकालता है, सूडोपोडिया से अमीबा क्या करता है? अपने खाने तक पहुंचता है, फिर इसके बाद में उस खाने को ट्रैप करने के लिए, कैप्चर करने के लिए भी क्या होता है? उसके सूडोपोडिया हेल्प करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है? वो जो खाना है वो उसकी बॉडी के अंदर आ जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है। तो उस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस ही तो बोलते हैं। यहाँ पर साफ साफ नहीं बोला गया कि अमीबा की बात की जा रही है, थोड़ा सा घुमा के बोला कि सिंगल सेल में बताओ कैसे होता है। अरे भैया फेगोसाइटोसिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द एंजाइम्स फाउंड इन द इंटेस्टाइनल जूस फाइनली कन्वर्ट। इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं क्या? ऑप्शन ए फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, ये लास्ट ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ दीज। याद करो, अभी भी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि एनसीईआरटी भी ये बात बोलती है, ये फैक्ट बोलती है एनसीईआरटी कि भैया अल्टीमेटली फूड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका अल्टीमेट या फाइनल जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। चाहे कार्ब्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, हर कोई आकर के फाइनली कहाँ डाइजेस्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। तो मेरे हिसाब से तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। या आप इसको वैसे भी समझ सकते हो, आप खुद ही बताओ इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। याद करने की एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सुनीला की मॉल में एंट्री हुई, जैसे कि लड़की का नाम होता है ना सुनीता, वैसे ही हमारी यहाँ पर लड़की का नाम है सुलीला, ठीक है। सुलीला की मॉल में एंट्री हुई, ठीक है। तो सू से आ जाएगा सुक्रेज, ली से आ जाएगा लाइपेज, ला से आ जाएगा लैक्टेज, मॉल से आ जाएगा माल्टेज, एंट्री से आ जाएगा एंटेरोकाइनेज। उसके अलावा दो और होते हैं,
न्यूक्लियोसाइडेजेस एंड न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस एंड न्यूक्लियोटाइडेजेस, ये सारे एंजाइम्स होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में। ये क्या करेगा एंटेरोकाइनेज एंजाइम, ये जाकर के ट्रिप्सिनोजन को धक्का मारेगा कि उठो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो, तो फिर एंटेरोकाइनेज एंजाइम जाकर के ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर वो ट्रिप्सिन क्या करेगा, वही पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस को तोड़ेगा अमीनो एसिड्स में, है ना। तो मतलब ये बात हुई कि जैसे कि यहाँ पर लिखा था कि प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, तो स्टमक में तो प्रोटीन्स का जो डाइजेशन है वो शुरू हो जाता है, पेप्सिन एंजाइम उठा करके तोड़ देता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में। लेकिन दिमाग लगाओ, अगर वो पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस को ट्रिप्सिन एंजाइम आकर के और ना तोड़े फर्दर, तो हमें अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे कि मैम लेकिन ट्रिप्सिन एंजाइम तो पैनक्रियाटिक जूस में होता है। हाँ, होता तो पैनक्रियाटिक जूस में है, लेकिन उस ट्रिप्सिन को अपने एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए, मतलब ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन होता है, एंटेरोकाइनेज। और एंटेरोकाइनेज कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइनल जूस में ना निकाले इंटेस्टाइनल जूस ये एंजाइम, मतलब इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है ना निकाले वो एंटेरोकाइनेज एंजाइम, तो क्या होगा, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। और अगर ट्रिप्सिन नहीं बना तो फिर प्रोटीन्स और पेप्टोन्स एंड प्रोटीन्स को कोई नहीं तोड़ पाएगा अमीनो एसिड्स में, मतलब प्रोटीन्स का फाइनल डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये ज़रूरी है, और ये ज़रूरी इसका मतलब क्या, इंटेस्टाइनल जूस भी ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा अपन ने देखा था कि सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जितना भी खाना अपन खाते हैं जिसमें जितना भी स्टार्च होता है उसको केवल 30% क्या करेगा, उठा करके तोड़ देगा किसमें, माल्टोज में, ठीक है। फिर इसके बाद में और जो खाना है वो फर्दर बकल कैविटी से नीचे आया, नीचे कहाँ, ईसोफेगस में आया, स्टमक में आया, स्टमक से कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के जो रिमेनिंग 70% स्टार्च था, जो रिमेनिंग 70% स्टार्च था ना बेटा, उसको आप बोल सकते हो कि वो पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होता है ना, अमाइलेज एंजाइम, वही एमिन्यू केमिकल वाली लिपस्टिक ट्राई करती है ना, तो वो जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम जो होता है वो रिमेनिंग 70% स्टार्च को जो है उठा करके तोड़ देगा किसमें, माल्टोज में। अब अगर माल्टोज को फर्दर और ना तोड़ा गया बेटा तो हमको अपना गुल्लू ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा। माल्टोज को फर्दर और कौन तोड़ेगा, ये माल्टेज। और ये माल्टेज एंजाइम कहाँ पाया जा रहा है, देखो इंटेस्टाइनल जूस में। तो इंटेस्टाइनल जूस में होता है डाइजेस्टिव एंजाइम माल्टेज, जो माल्टोज को अल्टीमेटली तोड़ेगा किसमें, ग्लूकोज में। तब जाकर के हम बोलेंगे कि देखो कंप्लीटली कार्ब्स का हो गया डाइजेशन इनटू ग्लूकोज। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर होता है लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम में तो होता है जो इमल्सिफाइड फैट्स को तोड़ेगा किसमें, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। तो अगर ये ना हो लाइपेज, या अगर ये इंटेस्टाइनल जूस ना हो तो ये लाइपेज ना हो, लाइपेज ना हो तो क्या हो, फैट्स टूट ही नहीं पाए, उनका डाइजेशन हो ही नहीं पाए, बस इमल्सिफाइड फैट्स होकर के रह जाए कहानी। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन डी होना चाहिए कि इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं बेटा वो अल्टीमेटली सबको उठा करके तोड़ देते हैं, कार्ब्स को, फैट्स को एंड प्रोटीन्स को। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलो, व्हाट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। याद करो जब अपन बात कर रहे थे न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स की, जब अपन बात कर रहे थे बेसिकली फोटोसिंथेसिस की, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये बात आपकी एनसीईआरटी भी लिखती है कि प्लांट्स में जब खाना बनता है तो वो बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, है ना। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है कि नहीं बनता। फिर जब उस खाने के ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो खाना ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और जब स्टोर करने की बात आती है तो वो खाना स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। ये हुआ प्लांट्स के केस में, याद है कि नहीं। अब जब बात आती है एनिमल्स की तो हमारी बॉडी में हुआ कार्ब्स का हुआ डाइजेशन, ग्लूकोज मिला। अब ये ग्लूकोज क्या होगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएगा, बॉडी के सेल्स में जाएगा। बॉडी के सेल्स क्या करेंगे, इस ग्लूकोज से एनर्जी डिराइव कर लेंगे। क्या करेंगे, एनर्जी डिराइव कर लेंगे।
लेकिन अब वही वाली बात है ना कि हम कुछ ज़्यादा ही कार्ब्स खा लेते हैं, तो जितना ग्लूकोज बना है ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा क्या करें, बॉडी सेल्स उसको इस्तेमाल कर ही लें, थोड़ा बहुत ग्लूकोज बेटा एक्स्ट्रा बच जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ ग्लूकोज है, अगर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही रहा, देखो इंटेस्टाइन से निकल करके ग्लूकोज कहाँ आया, ब्लड स्ट्रीम में आया, ब्लड में आया, ब्लड से कहाँ जाएगा, बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ और सेल्स के लेवल पर जाएगा। बॉडी सेल क्या करेंगे, जितना उनको ग्लूकोज चाहिए होगा उतना वो ब्लड स्ट्रीम से ले लेंगे। अब क्योंकि हमको ज़्यादा ही कार्ब्स खाते हैं तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा ग्लूकोज आ जाता है, इतना आ जाता है ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज जितना कि हमारे बॉडी सेल्स को डिमांड होती नहीं है, रिक्वायरमेंट होती नहीं है। यानी कि क्या कि बॉडी सेल्स ने ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को ले तो लिया, लेकिन अभी भी ग्लूकोज पड़ा ही हुआ है ब्लड स्ट्रीम में। और अगर ये ग्लूकोज पड़ा रहा ब्लड स्ट्रीम में तो पता है क्या होगा, अरे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा ना यार, डायबिटीज़ हो जाएगी पेशेंट को। डायबिटीज़ में क्या होता है, यही तो होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमारी जो बॉडी है वो बहुत मतलब व्यवस्था करती है। बॉडी बोलती है कि भैया जितना ग्लूकोज ब्लड सेल्स को लेना, ब्लड नहीं, जितना ग्लूकोज बॉडी सेल्स को लेना था उतना तो उनने ले लिया है। अब अभी भी देखो ब्लड में क्या है, ग्लूकोज पड़ा ही हुआ है, अगर ये यहाँ रहा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, डायबिटिक हो जाएगा पेशेंट। तो ऐसा ना हो इसलिए क्या करती है हमारी बॉडी, उस एक्स्ट्रा बचे हुए ग्लूकोज को जो कि ब्लड स्ट्रीम में पड़ा हुआ है उसको बॉडी उठा करके ले जाती है किसको, लिवर को, कि भैया तुम देखो इसको। तो ब्लड स्ट्रीम में अगर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ऊपर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बॉडी दे देती है किसको, लिवर को, और लिवर में जाकर के वो ग्लूकोज स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को उठा करके जोड़ दो तो एक लंबी सी चेन बन जाएगी जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो सवाल यही है कि स्टोर्ड फॉर्म क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो प्लांट्स में होता है स्टार्च और एनिमल्स में होता है ग्लाइकोजन। कहाँ, लिवर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द फ्लूइड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा फ्लूइड हेल्प करता है? ऑप्शन ए सीरम, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन सी इंटेस्टाइनल जूस, या लास्ट ऑप्शन डी ब्लड एंड लिम्फ। तो डेफिनेटली इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, ब्लड एंड लिम्फ। याद करो अपन ने पढ़ा था कि जो विलाय होते हैं उनके पास रिच नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का एंड लिम्फ कैपिलरीज का या लिम्फ वेसल्स का, है ना। लिम्फ कैपिलरीज में या लिम्फ वेसल्स में क्या होता है, एक दूसरा फ्लूइड होता है जिसको अपन बोलते हैं लिम्फ, वो फ्लो करता है। अल्टीमेटली बेटा वो जो लिम्फ है ना वो भी हमारे ब्लड में ही जाकर के मिक्स होने वाला है। तो लिम्फ में जो भी आएगा अल्टीमेटली वो कहाँ पहुँचेगा, ब्लड में ही पहुँचेगा। तो चिंता मत करना, ठीक है। तो अपने देखा था कि हाँ भैया इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ल्यूमेन है, जो कैविटी, वहाँ से निकल करके न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं, विलाय के अंदर आ जाते हैं। अब विलाय से कहाँ जाएंगे, तो जैसे कि सपोज ये क्या है, एक विलस है, और ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है, और ये क्या है, लिम्फ कैपिलरी है। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स, या आप ये बोल सकते हो कि मेजर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से निकल करके, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ल्यूमेन में वो निकल करके कहाँ जाएंगे, विलाय के अंदर आ जाएंगे। फिर विलाय के अंदर आने के बाद क्या होगा, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ आ जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज के अंदर चले जाएंगे, मतलब कि ब्लड में आ जाएंगे। थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेटा वो लिम्फ कैपिलरी में भी आ जाते हैं, मतलब लिम्फ में भी आ जाते हैं। कौन कौन से, तो ब्लड कैपिलरी में आ जाते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, और आपके न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करने के बाद क्या बनता है, नाइट्रोजन बेसिस वगैरह बनते हैं एंड शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर। तो वो सब कहाँ आ जाएंगे बेटा, इंटेस्टाइन की ल्यूमेन से निकल करके कैपिलरी के विलाय के अंदर, और विलाय के अंदर कहाँ, तो ये ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में, ठीक है। फैट्स के डाइजेशन के बाद जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो बनते हैं बेटा वो भी इंटेस्टाइन की ल्यूमेन से निकल करके कहाँ आते हैं, विलाय में आते हैं। और विलाय से कहाँ जाएंगे, वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं जाएंगे बल्कि वो जाएंगे लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। मतलब कि लिम्फ अपने थ्रू क्या फ्लो करता है, या लिम्फ अपने थ्रू किसको जो है ना ट्रांसपोर्ट करता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ आ जाएंगे लिम्फ के अंदर, लिम्फ कैपिलरी में फैटी एसिड्स एंड
ग्लिसरॉल। ठीक है, तो सवाल क्या था, यही तो था कि कौन से ऐसे वो फ्लूइड हैं जो आप बोल सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ब्लड एंड लिम्फ दोनों, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ दोनों, ध्यान रखना इस बात का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के डाइजेशन में सलाइवा का क्या काम होता है। पहली बात तो वही सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है जो उठा करके 30% स्टार्च को तोड़ देगा किसमें, माल्टोज में। उसके अलावा सलाइवा के कॉम्पोजिशन के टाइम पे हमने पढ़ा था कि सलाइवा में पानी भी होता है। वो पानी क्या करता है, जो खाना हम खाते हैं उसको अच्छे से मॉइस्ट और गीला करने का में हेल्प करता है, ताकि फिर उस खाने को हम इजीली स्वॉलो भी कर पाएँ, निगल भी पाएँ, है ना। तो सलाइवा मॉइस्चर्स द इंजेस्टेड फूड विद म्यूकस, स्टेरिलाइजेज इट विद लाइसोजाइम। याद करो कि लाइसोजाइम भी होता है ना, एक तरह का आप बोल सकते हो कि डाइजेस्टिव एंजाइम ही होता है जो उठा करके नॉट मतलब आप बोल सकते हो कि जो लाइसोजाइम है वो क्या है, इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइसोजाइम की एंटी माइक्रोबियल या बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मतलब कि जो भी जो हमने खाना खाया है, बकल कैविटी में जो खाना आया है, उस खाने में जो भी अगर बैक्टीरिया वगैरह होंगे तो उस बैक्टीरिया की जो वॉल होती है वो वॉल को जा कर के ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो तोड़ देगा। अब बेटा अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल ही तोड़ दी गई तो फिर वो कहाँ जी पाएगा, वो मर जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो हमारा खाना है वो स्टेरलाइज हो जाता है, मतलब जर्म फ्री हो जाता है, बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। ठीक है, तो सलाइवा मॉइस्ट कर देगा खाने को विद म्यूकस, स्टेरलाइज कर देगा विद लाइसोजाइम एंड सर्व्स टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ स्टार्च डाइजेशन इनटू सिंपल शुगर्स जैसे कि माल्टोज विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, या फिर उसका एक और नाम होता है टाइलियम। तो ये पूरा बेटा फंक्शन हो गया किसका, रोल हो गया किसका, सलाइवा का। सिर्फ ये मत लिख करके आना कि हाँ भाई सलाइवरी अमाइलेज है तो शुरू हो जाएगा स्टार्च का डाइजेशन। उसके अलावा लाइसोजाइम है तो स्टेरिलाइज भी कर देगा खाने को, और म्यूकस वाटर वगैरह है तो उससे सलाइवा खाना जो है वो थोड़ा सा गीला भी हो जाएगा, मॉइस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मैच द लेबलिंग रिफर्ड इन कॉलम 1 एंड कोरिलेट विद द फंक्शन इन कॉलम 2। ये दिख रहा है आपको डायग्राम, ये अपनी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है, और यहाँ पर 4 पार्ट्स जो हैं बेटा आपको शो करे गए हैं। पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड ये 4। अब जो भी पार्ट्स यहाँ पर लेबल करे गए हैं उनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस जो आपको कॉलम 2 में दिए गए हैं उनके साथ में मैच करो और आगे बढ़ो। पहला पार्ट क्या है, डेफिनेटली वो बकल कैविटी लग रहा है, तो बकल कैविटी में से अब उसका फंक्शन देख लो यहाँ पे कॉलम 2 से। ए क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द फूड द ऑर्गेनिज्म ईट्स। ये तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, ये बिल्कुल सही लग रहा है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि बकल कैविटी में क्या होता है, स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो फर्स्ट को हम क्या करेंगे, बी के साथ मैच करा देंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट तो लिवर है। लिवर क्या करेगा, क्या इसकी लेंथ डिपेंड करेगी फूड पर जो ऑर्गेनिज्म खाएगा, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड क्या है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन, क्या ये हो पाएगा। या लास्ट थर्ड क्या बोल रहा है, सॉरी थर्ड नहीं, डी क्या बोल रहा है, डी, दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड एंड फोर्थ जो ना बेटा ये दोनों ही क्या है, या आप बोल सकते हो कि दोनों आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को जो ना डिनोट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बोले तो फर्स्ट का बी होगा जो अपन ने मैच कर ही लिया था, सेकंड का सी होगा, सेकंड का सी ये वाला, ये वाला। एनसीईआरटी भी साफ साफ बोलती है कि लाइपेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है। लाइपेज आप बोल सकते हो कि पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है ना। एमी न्यू केमिकल वाली लिपस्टिक ट्राई करती तो लिपस्टिक की लिप्स से याद है लाइपेज एंजाइम। तो वो जो बेटा लाइपेज एंजाइम मतलब जो पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स होते हैं वो बोलेंगे कि ओ माय गॉड हम आ तो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन स्टमक से जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में उस खाने का जो पीएच है वो कैसा है, एसिडिक है। क्यों भाई, स्टमक में तो खाना एसिड के साथ मिक्स हो ही गया था, तो अब वही खाना जब स्टमक से निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स होते हैं वो बोलते हैं कि ओ माय गॉड हम आ तो गए हैं यहाँ पर, लेकिन अभी खाने का पीएच कैसा है, एसिडिक है, और हम एसिडिक पीएच में काम नहीं करेंगे। तो उसको अल्कलाइन बनाने के लिए क्या होता है, लिवर्स के आप बोल सकते हो कि लिवर से जो बाइल आता है उसमें होते हैं कुछ बायकार्बोनेट एंजाइम्स नहीं बायकार्बोनेट आयंस।
वो बाइकार्बोनेट आयंस आकर के क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना आया है स्टमक से, उस स्टमक के एसिडिक पीएच को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं और खाने को अल्कलाइन बनाते हैं ताकि पेनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स हैं वो काम कर पाएँ। और इसीलिए यहाँ पर बोला है कि इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। ठीक है, तो आप जो है सेकेंड का सी जो है आप मार्क कर सकते हो। फिर उसके बाद में सी का थर्ड कर देना, सी का थर्ड है, सी का थर्ड थर्ड का डी कर देना, सॉरी थर्ड का डी। थर्ड पार्ट क्या है, वही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। डी क्या बोल रहा है, इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कार्ब्स प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, और लास्ट बचा क्या फोर्थ, उसका कर देना ए, कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है उस खाने के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म खाएगा। ये हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लंबी होती है और कार्निवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई छोटी होती है। ठीक है, चलो दैट्स इट। आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने कुछ बेहतरीन से सवालों को सॉल्व कर लिया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में और अगले सेशन से हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।